Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing. हाय फ्रेंड्स। तो 2025 में तो स्मॉल कैप फंड्स बहुत ही बुरे परफॉर्म किए हैं, लेकिन 2026 में ये सबसे बेस्ट परफॉर्मर बनने जा रहे हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो 2026 की अगर हम बात करें तो ये स्मॉल कैप का कमबैक ईयर बन सकता है और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्मॉल कैप 2026 में रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो 2025 में स्मॉल कैप जो फंड्स हैं वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी में रहे हैं इस साल। पिछले अगर 15 साल का हम डेटा को एनालाइज करें तो मार्केट्स साइक्लिकल होती हैं। किसी साल कोई कैटेगरी का परफॉर्म अच्छा करता है, किसी साल कोई कैटेगरी का अच्छा परफॉर्म करता है। तो ऐसा नहीं कि हर साल ही स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज लंबे समय में ये देखा गया है कि जो स्मॉल कैप्स हैं वो यूजुअली बाकी सभी कैटेगरी से अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। तो अभी जो क्योंकि इस साल उन्होंने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है, सबसे घटिया परफॉर्म किया है स्मॉल कैप्स ने, तो ये हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हिस्ट्री में भी देखा गया है कि जब जब स्मॉल कैप ने वर्स्ट परफॉर्म किया तो उसके बाद हमेशा ही स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। इस साल के जो 2025 के सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स थे वो कौन से थे? तो ऑटो फंड्स के जो म्यूचुअल फंड्स थे, ऑटो सेक्टर में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के जो म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जो लीडर्स निकल के आए, ये ऑटो और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के जो फंड्स हैं वो निकल के आए इस साल के। देखा जाए तो स्मॉल कैप वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड रहे हैं। उनका जो रिटर्न था लगभग -5% रहा है इस साल। एवरेज सभी स्मॉल कैप फंड्स का जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है वो -5% रहा है, वेयर एज टॉप परफॉर्मर्स का रहा है लगभग 18.9% और 22%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है 2025 में। उसके बाद बात करते हैं कि जो टॉप कैटेगरी के फंड्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया वो है ऑटो, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, सर्विस इंडस्ट्री, लार्ज कैप फंड्स और एनर्जी और पावर सेक्टर के। तो ये जो टॉप 5 कैटेगरीज हैं जो जिन्होंने इस साल सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। जो मिडल में कैटेगरीज आई हैं इस साल में वो है बैलेंस एडवांटेज, कॉन्ट्रा, फोकस्ड, वैल्यू, लार्ज एंड मिड, ईएलएसएस, फ्लेक्सी और मल्टी कैप। तो ये सारी कैटेगरीज इस बार मिडल में रही हैं। और उसके बाद जो बॉटम में रही हैं वो है कंजप्शन, इंफ्रा, टेक, फार्मा और सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी स्मॉल कैप्स। तो हमेशा क्या होता है कि जो लीडरशिप है वो हमेशा रोटेट करती है। तो इस साल तो ऑटो फंड्स ने बाजी मारी है और सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग था वो स्मॉल कैप था। तो नेक्स्ट ईयर 2026 में इसका बिल्कुल उल्टा हो सकता है। हो सकता है ऑटो है जो वो मिडिल में तो पक्का ही आएगा, ये तो श्योर है, लेकिन हो सकता है वो बॉटम में, ज्यादा चांसेस उसके बॉटम में जाने हैं। क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी कोई फंड सबसे अच्छा परफॉर्म करता है तो अगले साल वो हमेशा नीचे ही रहता है, जो कि पिछले 15 साल में ऐसा देखा गया है। तो लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हर बार ही ऐसा होगा, लेकिन पिछले 15 साल में ऐसा हुआ है। तो उसी तरह स्मॉल कैप्स भी जब जब नीचे रहे हैं तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर बाजी मारी है। तो ऑटो और जो बैंकिंग सेक्टर के फंड्स हैं उनका फिर से टॉप परफॉर्म करना नेक्स्ट साल बहुत ही अनलाइकली है। तो ये हम पिछले डेटा के हिसाब से ये कह सकते हैं। इस बार जो मिडिल कैटेगरीज के हैं ना, कॉन्ट्रा, वैल्यू, फोकस्ड और फ्लेक्सी कैप, तो ये सारे जो इस बार मिडिल में रहे हैं तो इनका जो अगले साल का अनुमान है कि ये फिर से ही मिडिल में रह सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है जो फंड्स कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहते हैं वो यूजुअली कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स ही रहते हैं नेक्स्ट ईयर भी। और जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग टायर था उसमें कंजप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और फार्मा सेक्टर के फंड्स थे। तो ये आने वाले 2026 में ये चारों कैटेगरीज हो सकता है टॉप में हमें दिखें। तो उनमें से एक कैटेगरी स्मॉल कैप भी है क्योंकि वो इनसे भी वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी थी। तो ये सारी कैटेगरीज हो सकता है कि 2026 में हमें अच्छा करती हुई दिखाई दे। तो ये देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया डेटा है स्मॉल कैप्स का। तो ये जो रेड वाली जो आप ब्रिक्स देख रहे हैं, ये 2010 में स्मॉल कैप ने सबसे बुरा परफॉर्म किया था, और ये जो ग्रीन है नेक्स्ट ईयर उसके बाद सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो देखिए, जब जब रेड हुआ है ना स्मॉल कैप का, उसके बाद ग्रीन आया ही आया है। देखिए 2000 अभी 25 में भी रेड है, और हम नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्मॉल कैप अच्छा सबसे ऊपर रहेंगे। ग्रीन मतलब सबसे टॉप करेंगे वो, और 2026 में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी वो बन सकते हैं। पिछले 15 साल का ये डेटा है। पिछले 15 साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है
कि लगातार 2 साल स्मॉल कैप फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है, सबसे घटिया परफॉर्म किया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल अंडर परफॉर्म करने के बाद लगातार 2 साल वो बेस्ट परफॉर्मर भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो लगातार अंडर परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद वो बेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये भी अगर अंडर परफॉर्म करते हैं अगर अगले साल भी, तो इसका मतलब ये और श्योर हो जाएगा कि अगले 2 साल तो फिर स्मॉल कैप फंड्स के ही हैं। तो ये चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ऐसे साइक्लिकल चलती है मार्केट, स्पेशली स्मॉल कैप्स हैं वो ज्यादा टाइम लेते हैं एज कंपेयर टू लार्ज और मिड रिकवर होने में। तो लेकिन जब वो रिकवर होते हैं तो बहुत ही अच्छी एक हमें ग्रोथ देखने को मिलती है एज कंपेयर टू मिड और लार्ज कैप्स। तो इस बार हुआ क्या है जिसकी वजह से जो इक्विटी है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई एज कंपेयर टू सिल्वर और गोल्ड की तरह। तो हमने देखा है कि सिल्वर तो लगभग 150% चढ़ गया है, 150 से भी ऊपर, और गोल्ड भी 70-80% रिटर्न दे चुका है इस साल। तो ये कारण क्या है कि इतना ज्यादा सिल्वर और गोल्ड ने रिटर्न दिया है? देखिए सिल्वर तो सिंपल, एक चाइना का एक न्यूज आया था कि चाइना जो है वो वर्ल्ड की जो सिल्वर की प्रोडक्शन है ना, वो एक्सपोर्ट है जो सिल्वर की, वो 70-80% जो सिल्वर की एक्सपोर्ट है वो कंट्रोल करता है चाइना। तो जो चाइनीज कंपनीज हैं वो कंट्रोल करती हैं सिल्वर की एक्सपोर्ट को। तो उन्होंने एक ऐसा रूल वहां पे बना दिया है जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो सिल्वर को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही। उनके जो एक्सपोर्ट के रूल नॉर्म्स है ना उनको टाइट कर दिया गया है। तो टाइट करने की वजह से 80% ऑफ द कंपनीज चाइना से बाहर सिल्वर एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रही। उससे क्या हो रहा है कि वो कंपनीज के पास सिल्वर तो आ रहा है, सिल्वर तो है, लेकिन वो स्टॉक हो रहा है। तो स्टॉक अगर वो कंपनीज करती जा रही है तो इसका मतलब क्या रहा है, जब भी हम कोई चीज को रोक देते हैं ना, मार्केट में नहीं लेके, उसकी सप्लाई नहीं देते हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली उसके प्राइजेस बढ़ते हैं। तो इसी तरह से ये एक फेक इन्फ्लेशन हो रहा है सिल्वर में। तो जिस दिन ये बबल फटेगा उस दिन ये गिरेगा भी बहुत ज्यादा भयंकर। सिल्वर हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा गिरता है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ बबल बना है और सिल्वर गिरा बहुत भयंकर है। तो हमारा यही है कि हमें अभी जो सिल्वर है ना वो अभी ओवरबॉट जोन में कुछ ज्यादा ही खरीद खरीद लिया है लोगों ने, तो उसकी वजह से इसका प्राइस इतना बढ़ चुका है। तो लेकिन जब यही कंपनीज जो चाइना की हैं वो सप्लाई अपनी सिल्वर में पूरे वर्ल्ड में बढ़ाएंगी, अगर नॉर्म्स लूजन अप होते हैं नेक्स्ट ईयर या उससे भी अगले साल, तो ये देखने को हमें मिल सकता है कि सिल्वर सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी बन सकता है। और गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, उसी तरह जो यूएस का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल बैंक। तो ऐसे करके हर एक कंट्री का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक है। तो जो सेंट्रल बैंक्स हर एक कंट्री के हैं वो गोल्ड को अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि बाय कर रहे हैं। और वो इसी कारण से करे क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ट्रम्प की वजह से बनी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से ही जो अपने अपने सेंट्रल बैंक्स हैं वो सारा जो गोल्ड है वो अपने पास स्टॉक कर रहे हैं। अगेन अगर वो स्टॉक कर रहे हैं तो मार्केट में से गोल्ड इकट्ठा किया जा रहा है, ज्यादा बाय किया जा रहा है, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है और उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। लेकिन हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि गोल्ड है ना वो एक स्टेबल एसेट है। अगर हम उसको स्टॉक भी करते हैं ना, क्योंकि तो उसमें क्या होता है कि जो प्राइजेस हैं गोल्ड के वो ज्यादा गिरते नहीं है, लेकिन उसमें टाइम करेक्शन जरूर देखा गया है। लंबे समय में वो बढ़ते भी नहीं है, काफी लंबे समय जैसे 3-4 साल के लिए गोल्ड रिटर्न भी नहीं देता, ऐसा पहले देखा गया है। जैसे 2000 और 2016 से लेकर 2019 तक लगातार 3 साल गोल्ड ने 0% रिटर्न दिया था। उसका जो प्राइस था वो, अगर हम पर 10 ग्राम की बात करें तो 30,000 के आसपास घूमता रहा 2016 से लेके 2019 तक। तो ऐसे भी कई बार गोल्ड अटक जाता है एक ही प्राइस में, वो ना बढ़ता है वो ना ज्यादा गिरता है। इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है, गोल्ड का, अगर हमने गोल्ड में अभी इन्वेस्ट किया और अब से टाइम करेक्शन शुरू हो गया, क्योंकि अभी गोल्ड भी ओवरबॉट जोन में काफी बाय हो रहा है ना, तो अगर हमने इस टाइम बाय किया गोल्ड या सिल्वर में तो दोनों ही टाइम करेक्शन में जा सकते हैं, और सिल्वर तो प्राइस करेक्शन में भी जा सकता है, उसका प्राइस काफी गिर भी सकता है, तो हमें लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें ऐसी जो ओवरबोट मार्केट्स है ना गोल्ड और सिल्वर में, उनमें इन्वेस्ट करने से परहेज ही करना चाहिए। वेयर एज जो इक्विटी है जो इस साल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है वो अभी सस्ती है। हमेशा अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो सस्ती मार्केट में पैसे लगाता है, और बुरा इन्वेस्टर वो होता है जो महंगी चीज खरीदता है। तो हमें सस्ती चीज खरीदनी है तो इक्विटी अभी सस्ती है तो उसमें पैसा लगाने में फायदा है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल भी मत भूलना। और एज यूजुअल मैं आपको याद दिला दूं कि मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पे क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहां पे आप मेरी देख सकते हैं। थैंक यू।